अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है स्केलेटल मसल्स एंड इट्स इंजरीज। स्केलेटल मसल्स की हम एनाटमी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे और इसकी मोस्ट कॉमन इंजरीज जो स्पोर्ट्स में होती हैं वो देखेंगे और उनका मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी। स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। Non-contractile elements provide a framework for the individual muscle cells and encase the nerves and blood vessels. अब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स में हमारे पास एक्टिन ऑफ मायोसिन आता है। अब हम पहले देखेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो कि 3 लेयर्स होती हैं। द कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द शीथ। फर्स्ट लेयर एपिमाइसियम, ये डेंस फाइब्रस शीथ सराउंडिंग द इंटायर मसल बेली। सेकेंड लेयर पेरीमाइसियम विच बाइंड्स टुगेदर मसल फाइबर्स टू फॉर्म वेसिकल्स। और इनर मोस्ट लेयर जो इसकी है वो एंडोमाइसियम विच सराउंड्स ईच मसल फाइबर। द कनेक्टिव टिश्यू शीट्स आर कंटिन्यूअस एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द मसल्स टू फॉर्म द मायोटेंडिनस जंक्शंस। This means when a muscle contracts, it pulls on the sheath, which in turn transmits the forces to the bones to be moved. An individual muscle fiber is a long, cylindrical cell with multiple nuclei bounded by its sarcolemma. The sarcolemma invaginates around the muscle fiber forming T-tubules. Each muscle fiber contains a large number of myofibrils, which are contractile elements of the muscles and consist of protein myofilaments. These are actin are thin filament, isotropic आइसोट्रोपिक मीन इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, और ये आई बैंड भी इनको कहते हैं। सेकेंड जो है वो है हमारे पास मायोसिन। मायोसिन डार्क फिलामेंट भी है और आइन आइसोट्रोपिक मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, सॉरी डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है और ए बैंड्स भी से कहा जाता है। एंड इट इज़ दीज बैंड्स दैट गिव मसल इट्स स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। इन्हीं बैंड्स की वजह से मसल जो है वो स्ट्राइएटेड हमें नज़र आता है। These myofilaments are organized into repeating functional units called the sarcomeres. In resting muscle, the actin filament overlaps the myosin to a certain extent. Each myofibril is surrounded by the sarcoplasmic reticulum, which is a store for release of calcium ions. Anatomy of skeletal muscles, ये हमारे पास एपिमाइसियम जो मसल बेली को कवर कर रही है। फिर हमारे पास पेरीमाइसियम है जो पूरे मसल फेसिकल को कर रही है सराउंड, और ईच मसल फाइबर को जो सराउंड करती है वो है एंडोमाइसियम। इसमें हम देख सकते हैं ब्लड वेसल्स जो है वो एपिमाइसियम के अंदर ही जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी और नर्व्स भी, और ये तीनों शीट्स जो हैं वो कंटिन्यूस होकर पीछे मस्कुलो टेंडनियस जंक्शंस बना रही हैं और टेंडन पे जाकर बोन से अटैच हो रहा है। इन्हीं के थ्रू फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है टेंडन पे, और टेंडन जो है वो बोन को पुल करता है ड्यूरिंग मूवमेंट। ये हो गया हमारे पास फर्दर उसकी एनाटमी जो कि हमने देखा था। इसमें तो हमने नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स देखे हैं, वही एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपिमाइसियम। अब इस पिक्चर में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स दो ही देखे थे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। नीचे वाले पहले डायग्राम को देखेंगे, इसमें जो पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं वो एक्टिन फिलामेंट है और जो ग्रीन कलर के है सेंटर में वो मायोसिन है। मायोसिन को हम ए बैंड भी कहते हैं और एक्टिन को हम ए आई बैंड कहते हैं। ए बैंड जो है हमारे पास वो डार्क होता है और एक्टिन मायोफिलामेंट जो कि आई बैंड है वो थिन होता है, और एंड पे हम देख सकते हैं जेड लाइंस बन रही हैं जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स हैं। एक्टिन ने ओवरलैप किया हुआ है मायोसिन को, और ये एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक ये हमारे पास एक सार्कोमियर है जो कि फंक्शनल यूनिट होता है स्केलेटल मसल्स का। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। नॉर्मल एनाटमी हमने देख ली, उसके कंपोनेंट्स देखे हैं और उन कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट देखी है, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स।
स्केलेटल मसल्स आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस वॉलेंट्री मूवमेंट। फिजियोलॉजी फंक्शन इसका यही होता है कि जो वॉलेंट्री नेचर है तो वॉलेंट्री मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्सेस टू द बोन्स एंड जॉइंट्स via muscle contraction. When a muscle contract, the sarcomere shorten. This is due to sliding filament theory proposed by Huxley in 1954. The myosin filaments remain static and actin filament slide in and out, producing the A band remains a constant length and आई बैंड्स बिकम शॉर्टर। ये पॉइंट याद रखने वाला है। जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ए बैंड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है। द फोर्स इज जनरेटेड बाय द क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मिंग बिटवीन द मायोसिन एंड द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। For this to occur, the muscle fiber is stimulated by a nerve impulse, creating an action potential across the sarcolemma. Action potential is propagated down the tubules, triggering the release of calcium. कैल्शियम कहाँ से रिलीज होते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन ऑन द surface of actin, exposing the actin binding site. A cross bridge is then formed between actin and myosin, resulting in a contraction cycle powered by ATP. Each muscle fiber is part of a motor unit, so number of muscle fibers are stimulated at the same time. Physiology of skeletal muscles, arrangement of myofilaments. The arrangement of thick and thin myofilament forms light and dark alternating bands, जिसे हम स्ट्राइएशंस भी कहते हैं, along the myofibrils. जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, सेंटर में ए बैंड हो गया और दोनों एंड्स पे आई बैंड हो गया। ए बैंड इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क बैंड, आई बैंड इज़ आल्सो नोन एज लाइट बैंड। ये वही चीज़ ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है एक्टिन को, उसको कहा जाता है एम लाइन, और जहाँ पे एक्टिन है ओवरलैपिंग के बगैर वो जेड लाइन्स होती हैं। दो जेड लाइन्स के, एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन के दरमियान जो भी हमारे पास पार्ट बनता है उसे कहते हैं सार्कोमियर। और एम लाइन के भी फिर सेंटर में हम देखें तो हमारे पास एच जोन है और एच जोन के सेंटर में हमारे पास एम लाइन है। ये मायोसिन कॉम्प्लेक्स विद द एक्टिन हेलिक्स हो गया विद एटीपीएस एक्टिवेशन। ट्रोपोमायोसिन, इसमें हम देख सकते हैं ट्रोपोनिन है, एटीपी ब्रेक होकर एटीपी और फास्फोएट ऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है। कैल्शियम आयन बाइंड कर रहा है और मैग्नीशियम आयन्स। ये इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं एक्टिन और मायोसिन के दरमियान। कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन पर अटैच होगा। ट्रोपोनिन जो है वो उसकी जो एक्टिव सरफेस होती है उसको एक्सपोज करेगा और जो बॉन्ड है एक्टिन और मायोसिन के दरमियान वो बनेगा। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल एनाटमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं स्पोर्ट्स में जो मोस्ट कॉमन है। देयर आर अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मसल इंजरी दैट अकर। अब वो तीन टाइप्स मोस्ट कॉमन है, लेसिरेशन, कंट्यूजन एंड स्ट्रेन। इन तीनों को वन बाय वन हम देखेंगे। लेसिरेशन क्या है? A laceration occurs when the muscle is cut by the external object. This usually occurs during the traumatic accidents such as road traffic or industrial accidents. A contusion occurs when there is a compressive force to the muscle and usually occurs in contact sports. For example, in football, when two players collide, knee to thigh in a tackle. Strain injuries occur when muscle fibers cannot withstand excessive tensile forces placed on them and are therefore generally associated with eccentric muscle work, जिसमें मसल लेंथन होते हैं। eccentric तीनों को हमने देख लिया है। लेसिरेशन क्या है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से जब भी कोई मसल कट होगा। कंटूजन भी क्या है? ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। और स्ट्रेन क्या है? जब भी कोई मतलब हमारे पास एक्सेसिव टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगी मसल पे। इसेंट्रिक मसल का वर्क वो लीड करता है स्ट्रेन को। इन तीनों को हम देख सकते हैं। लेसिरेशन में हमें एक विजिबल सा क्लियर कट नज़र आ रहा है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे अपर इमेज जो है वो कंटूजन हो गई और इससे नीचे ये स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन इसेंट्रिक मसल वर्क की वजह से।
और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, मस्कुलो टेंडनियस जंक्शन पे स्ट्रेन ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। स्ट्रेन मोस्ट कॉमनली अकर्स इन दी मसल वर्किंग अक्रॉस टू जॉइंट्स। स्ट्रेन एक तो उसका हमने साइट देखी है, किस साइड पे ज़्यादा कॉमन है, मस्कुलोटेनियस साइड पे, और इन मसल्स में जो टू जॉइंट्स मसल्स हैं, जैसे हैम्स है या फिर गैस्ट्रोनेमियस है। When the muscle is strained, the initial injury is usually associated with disruption of distal myotendinous junction। ये पॉइंट, डिस्टल मायोटेंडिनस जंक्शन जो है वो ज़्यादा होता है प्रोन टू इंजरी। Injuries to the muscle belly only occurs with the application of very high forces। The contractile elements जो कि एक्टिन और मायोसिन हैं are the first tissues to be disrupted, with surrounding connective tissue not being damaged until high forces are applied। अब ये भी दो कंपोनेंट्स हमने देखे थे, कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। जो कॉन्ट्रेक्टाइल हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कब डैमेज होंगे, जब हाई फोर्सेस अप्लाई होंगे। Muscles heal by the repair process that can be divided into two phases। फर्स्ट फेज डिस्ट्रक्शन फेज या जिसे इंजरी फेज भी कहते हैं। सेकेंड फेज रिपेयर एंड रीजनरेशन फेज। डिस्ट्रक्शन या इंजरी फेज देखेंगे, दिस फेज रिजल्ट्स इन डैमेज टू द वास्कुलर सप्लाई एंड एज ऑक्सीजन कैन नो लॉन्गर रीच दी सेल्स दे डाई एंड रिलीज लाइसोसोम्स। Within 15 minutes of injury, the damaged tissue releases powerful enzymes such as thrombin, thereby setting off an inflammatory cascade. A hematoma is formed to fill the gap between ruptured muscle fibers. Clinically, tissue inflammation presents as redness, heat, swelling, and pain of the tissues। मतलब जो कार्डिनल साइंस इन्फ्लेमेशन के वो सारे हमें मिलेंगे जब भी मसल इंजर होगा। सेकेंड फेज है रिपेयर और रीजनरेशन फेज। The injured tissue attract lymphocytes and macrophages to the area। The regeneration process start within 3 to 6 days following injuries, reaching a peak between day 7 and 14। The regenerative capacity of the skeletal muscle is provided by the satellite cells, specialized cells underneath the basal lamina of the each muscle fiber। This regeneration process can occur rapidly within 10 days post-injury, and injured muscle can regain much of its contractile ability with progressive applied loading set at levels below the pain threshold। Muscle with its capacity for rapid regeneration due to the nature of its constituent tissues। Treatment of muscle injuries। The initial treatment of musculoskeletal injuries should be rest, ice, compression and elevation। इसके लिए निमोनिक यूज होता है राइस। राइस मॉडिफिकेशन, प्राइसर, P for prevention, R for rest, I for icing, C for compression, E for elevation और second R is for rehabilitation। Initial phase में rest and mobilization studies have shown early mobilization aids with regeneration of the muscle fibers, stimulation of satellite cells and myotube formation, improves capillary growth into the area and aids with more parallel orientation of the collagen and muscle fibers, early weight bearing to help promote scar tissue realignment। Icing, clinical studies have shown the optimal duration of apply ice is for 5 to 10 minutes in the initial stage and repeat every 60 minutes within the first 24 to 48 hours to reduce the inflammatory effects। Compression, compression is an area where research is lacking। A recent clinical study by the Thorasin et al. Utilizing 40 athletes with calf injuries found compression resulted in no significant difference in reducing muscle hematoma or speed of recovery of the injury using compression। Next component is elevation. It simply relies on the use of the gravity to promote venous return and lymphatic flow to drive swelling edema from the area।
greatest benefit that comes from the compression and elevation is that it ensures that the athlete rests during the acute inflammatory phase of the first 72 hours following injury. Strengthening exercise. Isometric exercise can begin after 2 to 5 days and should be performed within the limits of the pain. 3 sets of 10 repetitions using 5 to 10 seconds holds to begin with at intensity within pain tolerance. Strengthening exercises. These then are undertaken at multiple angles beginning in mid range, then progressing to the inner range, then outer range. इस सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे पहले हमने मिड रेंज में करानी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिर इनर रेंज में, और एट द एंड हमने आउटर रेंज मतलब इसेंट्रिक वर्क कराना है। Once these can be undertaken in pain-free manners throughout the available range, then isotonic exercises can commence. Endurance-based program, 3 sets of 15 repetitions at 40 to 60% of 1 repetition maximum. For strength, 4 to 6 sets of 3 to 6 repetitions at 85 to 95% of 1 repetition maximum. Power training, 3 to 5 sets of 3 to 5 repetitions at 75 to 85% of 1 repetition maximum. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में हमने फोकस करना होता है मोबिलाइजर्स मसल्स को और स्टेबलाइजर्स मसल्स को। मतलब हमारी बॉडी में जो स्टेबलाइजर्स मसल्स हैं उनमें ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, एडक्टर लॉन्गस है, टिबियलिस पोस्टीरियर है, इंफ्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलरिस। मोबिलाइजर्स मसल्स में हैम्स, क्वाड्स, गैस्ट्रोनेमियस, पेक मेजर एंड लेटिसिमस डोर्साई। स्ट्रेचिंग. Passive stretching at the end of the available range should be avoided for the first 72 hours as a minimal period. Possibly, the athlete should not stretch for the first 7 to 10 days following injury. Time, frequency, duration and intensity of stretch जो है वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो इन 4 कंपोनेंट्स को हमने स्ट्रेचिंग में फोकस करना होता है। कितने टाइम के लिए स्ट्रेच देना है, कितनी बार देना है, किस टाइप का स्ट्रेच है और किस इंटेंसिटी का है। पैसिव स्ट्रेचिंग शुड बी हेल्ड फॉर मिनिमम ऑफ 15 सेकेंड्स विद 6 to 8 सेट्स पर डे। इलेक्ट्रोथेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है, पल्स शॉर्ट वेव डायथर्मी, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड और EMS इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे हैम्स की एग्जाम्पल, इसका एनाटमी और फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ द मसल इंजरी. दिस strain is most likely to occur during the 2 phases of running cycle. अब वो 2 phases कौन से हैं? लेट फॉरवर्ड फेज, लेट फॉरवर्ड स्विंग फेज और सेकेंड टो ऑफ फेज। इस फेज में क्यों इंजरी होती है हैम्स की? क्योंकि तब हैम्स जो हैं वो डिसलरेट कर रही होती हैं और मूवमेंट कौन सी होती है? हिप फ्लेक्शन में होता है और नी एक्सटेंशन में होता है, और ये लीड करता है लार्ज इसेंट्रिक लोड्स को। 2 फेजेस रनिंग के कौन से? लेट फॉरवर्ड स्विंग और टो ऑफ फेज। इसमें हो क्या रहा होता है? डिसलरेशन हो रही होती है। मूवमेंट्स कौन सी होती है? हिप पे फ्लेक्शन, नी पे एक्सटेंशन और लार्ज इसेंट्रिक फोर्स जो है वो अप्लाई होती है हैम्स पे, जो कि लीड करती है हैम्स इंजरी को। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो कि हैम्स इंजरी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, प्रीवियस इंजरी है, lack of flexibility, inadequate warm-up, fatigue, strength imbalance and inadequate quadriceps to hamstring ratio, poor coordination. Example of muscle injury. इसमें अब हम symptoms देखेंगे। Hamstring can often be diagnosed by the mechanism of injury resulting in sudden onset of pain. The patient presents with reduced hams contraction against resistance and reduced stretch. Local bruising. Hematoma is often present with pain on palpation. They may also find it difficult to walk and are unable to run or sprint. Rise for the acute stage. Gentle stretch. Early weight bearing. Electrotherapy, ultrasound and IFT, interferential therapy. Strengthening exercise and functional activities. Rehabilitation or rehabilitation program should include
flexibility exercises, strengthening exercises, endurance activities, coordination and agility training for the competitive athletes. Rehabilitation has 5 phases. Phase 1, which is also known as acute phase, और इसका ड्यूरेशन 1 से 5 days तक है. Phase 2, which is subacute phase, and its duration is from 5 days to 3 weeks. Phase 3, which is remodeling phase, and its duration is from 1 to 6 weeks. Phase 4, which is also known as functional stage, and its duration is from 2 weeks to 6 months. Phase 5 is also known as return to sport, and its duration is almost 6 months. ये डिफरेंट हैम्स की एक्टिविटीज़, इसमें हम देख सकते हैं हैम्स का स्ट्रेच हो गया पहली 3 पिक्चर्स में, और ये हमारे पास कंप्रेशन है या प्रोटेक्शन भी हम कह सकते हैं. इसमें हैम्स की स्ट्रेंथनिंग, हैम स्ट्रेंथनिंग यूजिंग जिम बार एंड थेराबैंड. अब हम समरी देखेंगे. राइज शुड बी इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल फॉलोइंग एक्यूट इंजरी. अर्ली मोबिलाइजेशन एंड वेट बेयरिंग शुड आल्सो बी encouraged. Stretching and strength exercises can start within pain-free range as soon as possible. Fitness and conditioning of the athletes should be incorporated within the early rehabilitation program without compromising the injury. Specificity and functional fitness are imperative to help return the athlete back to the sports without recurrence. अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? फंक्शनल फिटनेस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आला हाफिज़.